वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आपका टॉपिक नंबर 1.7 आर्थिक विकास एवं शिक्षा। ठीक है। सो एज यू ऑल नो डेट कि आपकी पेपर 1 यानी 80 मार्क्स की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और पेपर 2 की क्लास ये आपकी सुबह 10 बजे और पेपर 3 की क्लास शाम 5 बजे चल रही है। तो ये दोनों क्लास लाइव लेना ना भूलें, जिसमें कि पेपर 3 तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप टेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि टेट और सीटेट के एग्जाम में आपका ये पेपर 3 में जो आपका मनोविज्ञान है ना, तो वो उससे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो वो अभी से ही आप उसको प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताते रहेंगे। देखिए, सबसे पहला आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। कि आर्थिक विकास से अभिप्राय किसी देश अथवा राष्ट्र की आय की उत्तरोत्तर वृद्धि से लिया जाता है। राष्ट्रीय आय सामान्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी से मानी जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मशीन, क्या क्या आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में? तो देखो, मशीन, कलपुर्जे, लागत एवं अन्य के ह्रास यानी घिसावट से विशुद्ध राष्ट्रीय एनएनपी का पता चलता है। समान व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय मानता है, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति हैं। आर्थिक विकास किसी भी देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि के लिए किया जाता है, जिससे समस्त नागरिकों में समानता लाई जा सके। इस प्रकार आर्थिक विकास का सामान्य अर्थ द्रव्य के विकास से है। अब देखो, शब्दकोश के अनुसार यदि परिभाषा की बात की जाए तो आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? कि आर्थिक संबंध समाज के अन्य संबंधों को निश्चित करते हैं तथा आर्थिक आधार का निर्माण करते हैं। यानी कि आर्थिक अर्थात सिर्फ रुपए पैसे के लेन देन से ही नहीं होता है, जो आपके डेली बेसिस के रिलेशंस होते हैं उनसे भी संबंधित होती हैं चीज़ें। अब देखो, शब्दकोश के अनुसार पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है? दर्शन के शब्दकोश के अनुसार क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र के अर्थ का तात्पर्य उत्पादन के साथ संबंध है, अर्थात यह संबंध मनुष्य और उत्पादन की प्रक्रिया में विनिमय, वितरण और उपभोगी के बीच का है। अतः आर्थिक विकास से तात्पर्य ऐसी अवधारणा से है जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन भी शामिल है। अब आर्थिक विकास के घटक देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहला मानवीय घटक। यदि मानवीय घटक की बात करें तो देखो, इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? तकनीकी प्रशिक्षण यानी टेक्निकल ट्रेनिंग। ये जो आपका पेपर 2 है, इसमें आपको मोस्टली सबसे पहले तो आपको जो संविधान वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, क्योंकि उससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, और यही नहीं, आपके टेक वगैरह में भी पूछे जाएंगे। तो उसकी मतलब चीज़ें जो पढ़ी है वो एकदम ठोस तरीके से पढ़ी है ना, मेरा मानना ये है। अब देखिए, तकनीकी ज्ञान एवं तकनीकी कौशल मानव संसाधन विकास के रूप में मनुष्य के आर्थिक विकास के अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी घटक है। ठीक, अब यदि कुशल प्रबंधन की बात की जाए यानी स्किलफुल मैनेजमेंट, स्किल्स अर्थात जो आपके अंदर की क्या है? कुशलता है। कुशल प्रबंधन के द्वारा मानव संसाधन और भौतिक संसाधन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सकता है। एक कुशल प्रबंधन वह है जिसमें निवेश से अधिक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो, यानी कि जितना आपका खर्च हो रहा हो, निवेश अर्थात खर्च होता है ना, जितनी आपकी लागत रही हो उससे उत्पादन क्या हो? अधिक हो। जैसे ऐसे समझ लो जैसे मोस्टली हमें लगता है कि चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 किलो आपने क्या मंगाया? खोया मंगाया। ठीक, शायद लड़कों को मे भी थोड़ा कम समझने में बट आ जाएगा। ठीक है, आधा किलो मान लो चीनी मंगाई आपने, तो आपने सोचा कि 1.5 किलो तक लगभग तैयार होगा मेरा, जो भी मैंने मान लो पेड़ा बनाना है। ठीक है, तो पेड़ा हमारा 1.5 किलो तक तैयार होगा। लेकिन जब आपने उसको वेट किया और जब आपने उसके पेड़ा बनाए, आपने पीसेस में सोचा था कि 100 पीसेस बनेंगे, लेकिन बने कितने? 150 पीसेस। तो इसका मतलब अब ये 5 रुपये का अगर बिकता है एक पेड़ा तो 500 को होता। अब 150 पेड़ा के पीस अगर 5 रुपये का एक बिक रहा है तो आपको देखो कितना फायदा हो जाएगा। अब देखो, 750 का बिकेगा तो यानी 250 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि बाद में उसमें घी पड़ा, दूध पड़ा, मलाई पड़ी, तो उससे बढ़ गया और साथ में पेड़े का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया इसकी अपेक्षा, तो वो पीसेस बढ़ गए। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर आपका क्या हो? निवेश से अधिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? स्किलफुल मैनेजमेंट यानी कि कुशल प्रबंधन। ठीक, अच्छी योजना, गुड प्लानिंग होनी चाहिए। ये सिर्फ आपके पढ़ने में ही नहीं इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, गुड प्लानिंग तो आपके एम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुशी जी क्लास में है तो वो बता सकती हैं, क्योंकि वो सोचिए, आप एक इमेजिन करिए, वो पढ़ती हैं, पहले तो यूपीपी में है, सोच लीजिए आप पुलिस की जॉब कितनी टफ है और कितनी रिस्पेक्टफुल है। जॉब करती होंगी, उसके बाद में आती हैं, क्लास देखती हैं, सोचो ये भी मैनेज कर रही हैं।
तो जॉब के साथ पढ़ाई मैनेज करना, सब चीज़ें मैनेज करना भी अपने आप में एक स्किल है। और सबसे ज़्यादा नमन तो उन महिलाओं को है जो घर संभाल रही, जिनकी शादी हो गई, बच्चे हैं, ठीक है, मान के चलिए आप सास हैं, ससुर हैं, जो पूरी फैमिली है वो, और साथ में बेबी है उनका, और साथ में वो पढ़ाई कर रही है ना। तो ये क्या है, ये भी अपने आप में एक स्किल ही है। तो अब वो किस, अब आप सोच रहे होंगे आप तो एक स्टूडेंट है तो आपके पास तो सिर्फ काम है पढ़ाई का, लेकिन जो महिलाएं इस तरीके से पढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो गुड प्लानिंग के साथ पढ़ रही हैं, अच्छी योजना है उनके पास। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी कार्य योजना में मानवीय तत्वों के अधिकतम उपयोग के लिए एवं आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी योजना का निर्माण अति आवश्यक होता है। ठीक, अब मानव शक्ति अंतः मन की प्रेरणा यानी इनर इंस्पिरेशन। देखो एक बच्चा है, उससे रोज कहा जाता है बेटा गेम खेलना छोड़ दो, बेटा टीवी देखना छोड़ दो, है ना। इससे क्या होगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप अपनी स्टडी नहीं कर पाओगे, तो आप टॉप नहीं करोगे क्लास में। एक दिन क्या हुआ पता है, एक दिन एक टेस्ट था, एक बच्चे ने उस बच्चे से कहा कि देखते हैं कल कौन टॉप करेगा। ठीक, और जो बच्चा बहुत गेम खेलता था वो सच में टॉप नहीं कर पाया, दूसरे वाले ने एज नॉर्मली टॉप कर दिया। अब इसके मन में एक आग जल गई, क्या कि अगली टेस्ट में मुझे किसी भी तरह टॉप करना है। इसकी वजह से उससे किसी ने नहीं बोला इस बार कि ना गेम खेलो, ना टीवी देखने को मना किया गया, कुछ मना नहीं किया गया। उसकी सिर्फ और सिर्फ इनर इंस्पिरेशन थी कि मुझे टॉप करना है। और उसने नेक्स्ट टाइम, आप मानेंगे नहीं, उस बच्चे ने नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट हुआ तो उसने क्लास टॉप कर दिया, और ऐसे टॉप किया कि रिकॉर्ड बना दिया फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स का। कैसे, क्यों? क्योंकि वो उसकी इनर इंस्पिरेशन थी, यानी उसकी अंतर आत्मा से एक आवाज़ आई कि नहीं इस बार मुझे टॉप करना है। उसको किसी को नहीं मना करना पड़ा, उसने खुद सेल्फ सारी चीज़ें छोड़ दी। बस यही होती है इनर इंस्पिरेशन। ऐसी ही इंस्पिरेशन आपके अंदर भी होनी चाहिए क्लास लेने की, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। और पीडीएफ तो मिल ही जाती है, पीडीएफ से भी स्टडी कर लीजिए। कुछ और भी चीज़ें सेल्फ, अगर बुक्स हैं, सीनियर क्लास बच्चों के नोट्स हैं आपके पास, तो आप उनसे भी स्टडी कर सकते हैं। अब देखो आर्थिक घटक की यदि बात की जाए, इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो सबसे पहले औद्योगिक प्रगति। किसी देश का आर्थिक विकास उस देश में स्थित उद्योगों पर निर्भर करता है। समझ में आ रही बात? थोड़ा बड़े स्तर की बात की जा रही है कि किसी देश का आर्थिक विकास, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस बात पर निर्भर कर रहा है कि उस कंट्री में कितने ज़्यादा उद्योग हैं, कितनी ज़्यादा फैक्ट्री हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस हैं। जिस देश में जितना अधिक औद्योगिक प्रगति होगी, यानी इंडस्ट्रियल वे में जितनी ज़्यादा क्या होगी, प्रोग्रेस होगी, उस देश का उतना ही अधिक आर्थिक विकास होता है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? अगर हाँ नहीं तो फटाफट से लाइक कर दो एक बार सेशन को, और एक बार अपने साथियों तक शेयर कराओ, साथियों अर्थात अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना। पूंजी की बात करें यदि कैपिटल की, तो किसी क्षेत्र में किसी भी उद्योग का विकास प्रायः पूंजी पर आधारित होता है। एक उपकरण, मशीनें एवं श्रमिकों के वेतन के लिए भी पूंजी अति आवश्यक होती है। पूंजी उत्पादन अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो, किसी उत्पादन की एक इकाई पैदा करने के लिए कितनी पूंजी एक की आवश्यकता होती है, यह पूंजी उत्पाद अनुपात से ज्ञात होता है। इससे किसी देश की स्थिति भी पता चलती है। अब देखो प्राकृतिक संसाधन की यदि बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए सर्वप्रथम कच्चे माल, जलभूमि, जंगल इत्यादि की परम आवश्यकता होती है। छोटी कुटीर एवं लघु उद्योग से लेकर वृहत उद्योग भी इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। ठीक, अब देखो प्राविधिक प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी कि प्राविधिक प्रगति के माध्यम से नवीन उपकरण एवं प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियर प्राप्त हो रहे हैं, जो उत्पादन में गुणात्मक की वृद्धि हो रही है। अब देखो जो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो नो डाउट कि उसकी जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जनसंख्या की यदि बात की जाए, पॉपुलेशन की, तो जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र में श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु प्रति व्यक्ति आय की गणना करने पर विकसित देशों की अपेक्षा हमारे देश में कमी है होती है। अतः आर्थिक विकास में जनसंख्या सहायक भी है और आर्थिक भार भी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कौन सा? आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में शिक्षा की बात की जा रही। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको एज इट इज समझिएगा, क्या कि वर्तमान युग निरंतर प्रतियोगिता का युग है, यानी कि इसमें क्या है, दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। सब कुछ किस पे ऊपर डिपेंड करता है, तो आपके एजुकेशन पे। आज शिक्षा की नींव पर संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र का विकास निर्भर है। निरंतर वृद्धि एवं विकास के लिए शिक्षा की विशेष भूमिका है, यानी कि जो पूरा राष्ट्र है, पूरा कंट्री है, पूरा आपका सोशल यानी पूरा समाज है, इसकी सबकी नींव क्या है, तो नींव है आपकी शिक्षा, है ना। मीन्स एजुकेशन इज मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट नेसेसरी, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ओके, अब देखो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के भूतपूर्व निदेशक आई.जी. पटेल ने अपने लेख में उच्च शिक्षा एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में विकसित देशों की प्रमुख समस्याओं के बारे में लिखा है। पहला, परिवार नियोजन
के स्वीकार्य एवं किफ़ायती रूप, दूसरा गर्म देशों की बीमारियों का उन्मूलन, तीसरा स्थानीय वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ाना, जाति, धर्म तथा कबीले और सांस्कृतिक परिवारों संबंधी भेदों से समाज में वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्यापन दोनों के सामान्य स्तर कम होने के कारण इसके सुधार हेतु उपयुक्त संस्थागत ढांचा तैयार करने संबंधी संभावना अभी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। अब ये पॉइंट्स आपको एज इट इज पढ़ना है क्या, कि शिक्षा द्वारा तकनीकी क्रांति कैसे लाई जा सकती है। अब देखो, जब तकनीकी प्रशिक्षण देंगे, अब देखो जो बच्चा बीटेक कर रहा है उसको बीटेक में वो जिस स्ट्रीम से कर रहा है, मान लो उसमें बहुत सी स्ट्रीम होती है ना, अगर आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, सपोज कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सब चीज़ों का कितना नॉलेज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, आप एजुकेशन के थ्रू तो आगे बढ़ें। फिर ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण, अब देखो आपने मोदी जी ने वो प्लान चलाया ना स्किल डेवलपमेंट का, उसके थ्रू कितने सारे ग्रामीणों में स्किल डेवलपमेंट के, ये जो PMKQ है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, शायद आपने सुना, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, DSTT, कंसाइनमेंट एंड ट्रैकिंग इंस्टीट्यूट, है ना, एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद में DA वाला, डॉक्यूमेंट असाइनमेंट वाला, ये सारे कोर्सेज के थ्रू आप कितना नॉलेज मिल रहा है लोगों को। उसके बाद में शिक्षा द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है, प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग, जनसाधारण एवं उच्च शिक्षा। यदि प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग का मतलब देखिए क्या है यहाँ पे, कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग करना सीखेगा एवं उनका सही और उचित उपयोग सही दिशा में करेगा, जिससे प्राकृतिक सुरक्षा के साथ साथ देश की आर्थिक समृद्धि भी होगी। जनसाधारण एवं उच्च शिक्षा की यदि बात की जाए तो सामान्य जनसाधारण को शिक्षित करके उनमें नवीन उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी तकनीकी शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा द्वारा भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बात समझ में आ गई मेरी कि नहीं है, बोलो फटाफट से। अब देखो, जहाँ एक और शिक्षा आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो शिक्षा की, एजुकेशन की नीड है ही है, वहीं दूसरी ओर वह जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए भी अपरिहार्य है। देखिए, शिक्षित जो लोग हैं वो समाज में अलग ही दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रहने, खाने, बोलने का ढंग सब कुछ अशिक्षित व्यक्तियों से एकदम अलग होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है प्रत्येक प्राणी के लिए और साथ साथ भारत के आर्थिक विकास के लिए भी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, समन्वित व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, और उसके बाद में जो कैरेक्टर होगा, जो मोरालिटी होगी, वो जब आप एक एजुकेटेड पर्सन बनेंगे ना, तो वो सब चीज़ें अपने आप डेवलप होते चले जाएंगी। ठीक, शिक्षा की इस दोहरी प्रवृत्ति को समझने के उपरांत भी आर्थिक उन्नति में उसके योगदान का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है। अब देखो, शिक्षा एक विनियोग के रूप में, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करता है। शिक्षा किसी कार्य के लिए धन जब इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि भविष्य में उससे और अधिक लाभ हो, तो उसे विनियोग कहा जाता है। विनियोग किसे कहा जाता है बताओ? देखो, किसे कहा जाता है? तो भविष्य में उससे अधिक लाभ हो, उसे विनियोग कहा जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा पर किए गए धन का व्यय एक प्रकार का क्या है? विनियोग है। क्यों? क्योंकि आज आपने मान लीजिए 55-60 हज़ार रुपये BEd में अपने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, कहीं भी एडमिशन तो लिया ही होगा आपने, सो इतनी फीस तो आपकी अभी तक पूरा खर्चा 60 हज़ार मैक्स टू मैक्स आ ही गया होगा ना, अगर एंट्रेंस के साथ जोड़ा जाए तो सोचो, अब इतने रुपए लगाने के बाद में एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं आप? विनियोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप भविष्य के शिक्षक बनेंगे। और देखिए, ज़रूरी नहीं है भाई, हाँ ये एक बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट लग जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं लग रही है ना, तो तब भी आप बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप कमा सकते हैं। समझ आई बात? आप इतने सोर्सेज हैं, अगर आपके पास स्किल है, एजुकेशन है, तो आप ये कभी नहीं सोचिएगा कि मैं नहीं कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी। आपके पास 100 नहीं 1000 सोर्सेज हैं कमाने के। ठीक, तो इसकी तो चिंता करिए ही नहीं, हमेशा काम करिए अपने आप पे, अपने स्किल्स पे। ठीक है, अब देखो, इसी प्रकार से शिक्षा पर किए गए धन का व्यय एक प्रकार का विनियोग है। मनुष्य की शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी हम लोग तो जीवन भर सीखते रहते हैं, लेकिन विनियोग के रूप में शिक्षा का तात्पर्य केवल उसे औपचारिक शिक्षा से है जिसका नियोजन राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करता है। इसमें मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा एवं सतत शिक्षा सम्मिलित होती है। अब देखो, सन 2005 से हमारे देश भारत में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। अभी मैंने आपको उस दिन की क्लास में पढ़ाया है ना, जिस दिन संविधान पढ़ाया है ना, शिक्षा करने का प्रयत्न किया गया, यानी अनिवार्य शिक्षा, यानी कंपलसरी एजुकेशन अपने भारत देश में बोली गई 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए।
प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, प्रोफेशनल एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में राज्य पूर्ण रूप से आंशिक रूप से व्यय करता है। शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी आर्थिक व्यय करना पड़ता है। जन सहयोग के द्वारा भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त तीनों माध्यम से के द्वारा किए गए संपूर्ण धन व्यय की शिक्षण पर व्यय माना जाता है तथा शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन तीनों के होने वाले लाभ के को प्रतिफल माना जाता है। अब देखो, किसी भी व्यवसाय में अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशलता से काम करता है तथा तदनुकूल अधिक धनोपार्जन करता है। इस प्रकार व्यक्ति की शिक्षा पर जो कुछ भी व्यय होता है उसका उसे प्रतिफल प्राप्त होता है जो व्यय की अपेक्षा अधिक होता है। इस प्रकार व्यक्ति की शिक्षा पर किया गया व्यय अपने में क्या है, एक विनियोग है। बालकों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा पर जो कुछ व्यय होता है उससे होती है, जैसे एक दूसरे से मिलने के अवसर प्राप्त होना, खेल के लिए अवसर प्राप्त होना, सामान्य व्यवहार करने के अवसर प्राप्त होना। यह शिक्षा पर व्यय का महत्वपूर्ण उपयोगी तत्व है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा पर किए गए व्यय का शीघ्र प्रतिफल मिलता है। इससे शिक्षा अपने में विनियोग है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी होप सो। अब देखिए, ये जो पॉइंट्स है ये आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, कोई इतना इसमें बहुत बड़ा वो समझाने वाला नहीं था, इसलिए आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, शिक्षा मानव पूंजी के रूप में यानी एजुकेशन एज अ ह्यूमन कैपिटल, कि शिक्षा कभी ना समाप्त होने वाला धन है। देखो, कहते हैं ना कि देखो, मुझे उसका संस्कृत में नहीं याद आ रहा है, बट जबकि एक ऐसा बोला गया ना कि जिसे चोर चुरा नहीं सकता है ना, धन एक ऐसा धन जो चोर चुरा नहीं सकता है, तो वो कौन सा धन है? अगर आपसे कोई पूछे तो शिक्षा आपका एक ऐसा धन है जो चोर चुरा नहीं सकता है। ऐसा कौन सा धन है? जो बांटने से बढ़ता हो। तो शिक्षा एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। आज आप शिक्षा है आपके पास, आप 10 लोगों को पढ़ाइए वही चीज़, आपके अंदर की वही टॉपिक ना और अच्छे से क्लियर हो जाए तो कहिएगा। और कोई भी ये चीज़ें आप कोई किताब पढ़िए, क्या आपसे आपने उसको पढ़ लिया, क्या ये चीज़ कोई चुरा पाएगा आपसे? है ना, नहीं चुरा पाएगा ना। तो क्या कहा गया है? शिक्षा मानव पूंजी के रूप में है। ठीक, अब देखो, प्राचीन कालीन कहावत है कि राजा की पूजा केवल अपने देश में होती है जबकि विद्वानों की पूजा संपूर्ण संसार में होती। सीधी सी बात है। जब अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी के कैपिटल शब्द का अर्थ पूंजी होता है, या इस प्रकार की पूंजी होता है जिसका विनियोग करके मनुष्य अधिक धन अर्जित करता है। साधारणतः कोई व्यक्ति किसी उद्योग या व्यवसाय में जितना अधिक पूंजी लगाता है उसे उतना ही अधिक लाभ होता है। इसलिए पूंजी की उपयोगिता उसकी सुरक्षा एवं उसके उचित विनियोग में निहित होती है। इस प्रकार शिक्षा भी है। जो मनुष्य जितना अधिक शिक्षित होता है, जितने अधिक उसके पास शैक्षिक उपाधियाँ होती हैं, जितना अधिक व्यक्ति में योग्यता या क्षमता होती है तथा व्यक्ति उतना ही अधिक अपनी उपयोगिता एवं क्षमता का उपयोग करता है, उसको उतना ही अधिक शैक्षिक लाभ प्राप्त होता है। पूंजी की उपयोगिता जिस प्रकार से उसकी सुरक्षा तथा विनियोग में निहित होती है, उसी प्रकार से शिक्षा की उपयोगिता भी उसके सुरक्षा तथा उसके उचित प्रयोग में निहित होती है। इन दोनों में केवल इतना अंतर है कि धन बाह्य वस्तु है तथा शिक्षा मनुष्य का अपना आंतरिक गुण है। इस आधार पर शैक्षिक अर्थशास्त्र में शिक्षा को मानव की पूंजी कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, लास्ट पैराग्राफ है तो पूरा पढ़ के जाइएगा। क्या कि शिक्षा द्वारा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है ना, अच्छे से पढ़िएगा। देखो क्या कहा गया कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के को 3 प्रकार के लाभ होते हैं: मानसिक संतुष्टि, समाज के में सम्मान, तीसरा आर्थिक लाभ। बात समझ में आ गई? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे पहली बात, आपको तो आपका जो माइंड है उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरा, आपको सोसाइटी के लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगी। तीसरा, आपको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ भी होगा, यानी क्या होगा, रुपए पैसे कमाएंगे तो सीधी सी बात है ना। अब देखो, इनमें भी कुछ शिक्षा ऐसी होती है जिससे मनुष्य को केवल मानसिक संतुष्टि मिलती है, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त लाभ। अब देखो, कुछ शिक्षाएं ऐसी होती है जो ना जिसमें आपको के माइंड को सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे सत्संग हो गया, कथा सुनना, भागवत सुनना, तो इसमें क्या है, आपके माइंड को सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना। कुछ शिक्षा ऐसी होती है जिससे मनुष्य को मानसिक संतुष्टि के साथ साथ सामाजिक सम्मान भी मिलता है, जैसे विषय विशेष में उच्च योग्यता प्राप्त करके विशिष्ट ज्ञान पर आत्मसंतुष्टि मिलना और समाज में सम्मानित होना। अब जैसे आपने क्या किया कि जो कविताएं पाठ हैं ये सब करना शुरू किया, तो इससे क्या होगा, लोग आपको जानेंगे तो आपको समाज में मान्यता तो मिलेगी ना। कुछ शिक्षा ऐसी भी होती है जिसमें व्यक्ति का तीनों प्रकार से विकास होता है, मानसिक भी, सामाजिक भी और आर्थिक लाभ भी होता है। इस शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के विशेष प्रमाण पत्र जैसे डॉक्टर और प्रशासन संबंधी उपाधियाँ, नया उपाधि, मतलब जो आप नॉर्मली हम लोग जो आप लोग सब लोग करके बैठे हैं या कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक,
इनसे मानसिक संतुष्टि के साथ साथ समाज में सम्मान तो मिलता ही, साथ ही आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। कल को जब आपकी जॉब लग जाएगी तो सीधी सी बात है, आपको आर्थिक लाभ होगा। इस प्रकार की शिक्षा को मानव पूंजी कहा जाता है। प्रायः किसी राष्ट्र के नागरिक के पास जितना अधिक मानव पूंजी होता है वह राष्ट्र उतनी ही अधिक विकास करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। होप सो कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि आपने क्लास अपने साथियों तक अब तक साझा कर दिया होगा। और देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिलती हैं। आप इस बात की शिकायत तो कतई कर ही नहीं सकते। और बाकी आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, सो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर क्लासेस हो तो प्लीज़ 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 रोज़ कमेंट्स कर दिया करिए, क्योंकि जितने अच्छे कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मेरा क्लास को पढ़ाने में मन लगेगा। और जिस दिन से आप लोग पढ़ना बंद कर देंगे तो आपको लगता है कि क्या हम पढ़ाएंगे ना, कहते नहीं तालियां दो हाथ से बजती हैं। या अभी हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था ना कि शिक्षक और बालक एक दूसरे पर निर्भर करते ना। फिलहाल तो हम और आप एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। अगर आप आएंगे तो ही आपकी क्लासेस होंगी, है ना। ये थी एक छोटी सी बात। और बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लिया करिए कमेंट सेक्शन में। एक दो दिन इधर थोड़ा सा बिजी हूँ, बाकी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की हमेशा ही कोशिश रहती है हमारी। मिलते हैं आपसे शाम की कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक लाइन हम बोलते हैं जब कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो जब हम बोला करें कभी अपने लिए, उसके बाद में आप लोग लिखा करिए कभी अपनों के लिए। ठीक है, फिर से बोलने जा रहे हैं तो लिखिएगा कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी, लिखिए, बोलिए, अपनों के लिए। ओके, सो वेल डन, कीप इट अप, थैंक यू।